जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं भूगोल की दूसरी बुक जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक को हम पहले अध्याय जिसका नाम है भारत, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन से शुरू करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो क्लास में हम भारत के जनसंख्या वितरण को और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं भी भारत में जनसंख्या के आंकड़े कब एकत्रित किए जाते हैं। चलिएगा, तो भारत में जो जनसंख्या या जनगणना के जो आंकड़े हैं वो हर 10 वर्ष से एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है। उससे पहले आप ये भी ध्यान रखें, पहली बार जनगणना कब हुई थी। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन भारत के कुछ ही इलाकों में हुई। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि संपूर्ण जनगणना यानी पूरे भारत की जो जनगणना जो व्यवस्थित तरीके से हुई वो पहली बार कब हुई, 1881 से। तो पहली बार जनगणना भारत में 1872 में हुई अंग्रेजों के टाइम में, और संपूर्ण जनगणना या व्यवस्थित जनगणना पहली बार है वो 1881 से शुरू हुई। अब अगर 1872 से हम शुरू करते हैं तो 2011 तक अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। 16वीं जनगणना अब 2021 में होनी है। आज़ादी के बाद बात करें 1947 के बाद तो अब तक 7 जनगणना हो चुकी है, 8वीं जनगणना अब होनी है। तो ये ध्यान रखिए आप अच्छे से। और अब हम बात करें हमारी अब तक की अंतिम जनगणना जिसे हम 15वीं जनगणना कहते हैं, वो कब हुई, 2011 में। और हमारी जनसंख्या के आंकड़ों से एक अर्थ और भी निकलता, वो है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। अब आप ये सोच सकते हैं पहला किसका होगा, पहला है चाइना का जो एशिया महाद्वीप में ही है। तो पहला विश्व में स्थान जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है, और दूसरा हमारा अर्थात भारत का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो है लगभग 121 करोड़, 121.01 करोड़ है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो भी लगभग 121 करोड़ है। अब बात ये आती है भी सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किन राज्यों की है और सबसे कम किसकी है। तो सबसे पहले कम की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या है वह 0.05% ही है। तो आप अगर आप नक्शे में देखेंगे तो नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पर ये है एक छोटा सा स्टेट जिसका नाम है सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। अब बात आती है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, किसकी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में एक नंबर पे राज्य आता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है जो 16.49% है। 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 3 नंबर पे आता है बिहार, 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 6 पे मध्य प्रदेश यानी एमपी, 7 में तमिलनाडु, 8 नंबर पे हमारा राजस्थान, 9 नंबर पे कर्नाटक और 10 नंबर पे गुजरात। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 10 स्टेट हैं। और अगर इन सब की परसेंटेज को जोड़ें तो हमें पता चलेगा भी भारत की लगभग 76% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इन 10 राज्यों में ही मिलती है। तो आपको नक्शे के ऊपर, इस मानचित्र के ऊपर इन 10 स्टेट की लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकते तो टॉप 5 स्टेट आप जरूर ध्यान रखिएगा मानचित्र के अंदर। वैसे आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको अच्छे से
जो स्टेट्स भरने हैं वो मानचित्र पर आने भी चाहिए और बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो अब आप देखें, हम नक्शे पर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 1 नंबर जो स्टेट है वो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे बिहार है, 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। 2011 में जब जनगणना हुई तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थे, तो अभी हम जनसंख्या की दृष्टि से दोनों को एक मानते हुए समझेंगे। तो 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 6 नंबर पे भारत के बीचों बीच स्थित राज्य मध्य प्रदेश है, 7 नंबर पे आता है तमिलनाडु, 8 नंबर पे आता है राजस्थान, 9 नंबर पे आता है कर्नाटक और 10 नंबर पे आता है गुजरात। तो ये मानचित्र के ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, 1-2 बार करेंगे याद हो जाएंगे। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और कुल जनसंख्या भारत की लगभग 121 करोड़ है। और अगर इस जनसंख्या के वितरण को अगर हम देखते हैं भी जो यहाँ मिलता है भारत में, तो उससे हमें कुछ तथ्य भी मिलते हैं। जैसे भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर इन तीनों महाद्वीपों की अगर हम जनसंख्या मिला दें, टोटल कर दें, तब भी भारत की जनसंख्या इनसे कहीं ज्यादा है। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, आपको पता है हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित संसाधन हैं, तो उन सीमित संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का काफी दबाव होता है, जिससे देश के अंदर बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं वो जन्म ले लेती है। और साथ में आप यहाँ ये भी देख पा रहे हो इस मानचित्र की सहायता से भी, भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो काफी असमान है, यानी सब जगह जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर कम है, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है, सिक्किम में सबसे कम है। अब आप ये सोच सकते हो भी ऐसा क्यों होता है, और उसके साथ साथ एक चीज और आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां पर जनसंख्या का वितरण ज्यादा होता है वहीं पर जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है। तो जो कारक, जो फैक्टर या जो कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं वो ही जनसंख्या के घनत्व यानी डेंसिटी को भी प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब कुछ फैक्टर होते हैं जो इस वितरण को प्रभावित करते हैं। तो अब हम उसको पढ़ेंगे भी, जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्यों कहीं पर ज्यादा है जनसंख्या और क्यों कहीं पर कम है। तो चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट्स फॉर्म में उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने बात की भी भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो काफी असमान है। तो अब हम समझ लेते हैं भी ऐसा क्यों है। तो अर्थात हम प्रभावित करने वाले कारकों को समझ रहे हैं जो जनसंख्या के वितरण को या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक कारक के ऊपर। फिजिकल फैक्टर कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसमें आता है एक तो भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु। अर्थात भूविन्यास से मतलब है समतल और उपजाऊ भूमि, जल उपलब्धता यानी नदी घाटी क्षेत्र जहां नदियों का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जलवायु यानी सुखद जलवायु यानी जहां का टेम्परेचर भी उचित रहता है, बारिश वगैरह सब अच्छे से होती है उस एरिया की। तो जहां पर ये चीजें आपको मिलेगी, समतल और उपजाऊ भूमि मिलेगी, पानी है वो नदियों का आसानी से मिलेगा, जलवायु जहां की अच्छी है, उन इलाकों के अंदर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और वो क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, जैसे भारत का उत्तरी मैदान हो गया, डेल्टा प्रदेश हो गया, तटीय मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य को जीवन यापन के लिए बहुत सी चीजें चाहिए और वो चीजें उनको जहां पर इस प्रकार की स्थिति होती है वहां पर आसानी से मिलेगी और वो वहां खुशी से उसी इलाके का चयन करेगा अपने निवास के लिए। इसके अलावा वो बात कर लें जहां पर कम जनसंख्या पाई जाती है इन क्षेत्रों की तुलना में, तो वो है प्रायद्वीपीय उच्च भाग हो गया, हिमालयी राज्य हो गए जो पहाड़ी स्टेट है अपनी,
उत्तरी पूर्वी राज्य हो गए 7 सिस्टर जिनको कहते हैं, और पश्चिमी रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान की बात हो जाए, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। तो क्या इन जगहों पर कभी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? ऐसा नहीं है। ये चीज अब आप अगले पॉइंट में समझ लेंगे दूसरे कारक के माध्यम से, वो है अपना सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारक। इन कारकों से क्या मतलब है समझिएगा। इनका मतलब है स्थायी कृषि से, यानी वो इलाका जहां पर अब परमानेंट रूप से एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो चुकी है, जहां पहले नहीं था। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मानव मकान बनाकर कब रहने लगा, निवास के रूप में उसने स्थायी घर कब बनाई, जब उसने स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया। उसे उस टाइम लग गया अभी अब मुझे परमानेंट एक जगह रहना होगा। या मानव बस्तियां जहां पर ज्यादा बस गई, कॉलोनियां बस गई, जहां पर परिवहन जाल है अर्थात यातायात की सुविधा अच्छी है, औद्योगिकरण जिन इलाकों में उद्योगों की स्थापना हो गई है, या नगरीकरण जो गांव कस्बे बड़े हैं वो नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो स्थायी कृषि, मानव बस्तियां, परिवहन जाल, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत आती है। और ये कारक भी पॉपुलेशन को बढ़ाने में अपना योगदान है वो देते हैं, क्योंकि जिस शहर में, चाहे आप जयपुर की बात कर लो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इनकी बात कर लो, तो ये वो इलाके हैं जहां पर उद्योग अच्छे पनपे हैं और नगरीकरण हुआ है इनका, तो लोग आकर्षित होते हैं नगरों की तरफ और औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ। तो गांव से वो नगरों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं हैं वो इस प्रकार के क्षेत्रों में मिलती है, जिससे इन इलाकों में जनसंख्या में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। अब आप समझें भी राजस्थान की बात करें, राजस्थान आपको पता है आधा राजस्थान तो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, लेकिन फिर भी राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां स्थान लिए बैठा है। अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? ऐसा हुआ है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। पश्चिमी राजस्थान में हिमालय के पानी को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से यहां पहुंचाया गया है, जिससे लोगों को पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी है वो उपलब्ध हुआ है। तो नहरों का विकास होने की वजह से राजस्थान में भी अब पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इसी प्रकार बात करें झारखंड की बात करें तो झारखंड में खनिज उपलब्ध है, ऊर्जा संसाधन है, उनका अच्छा विकास हुआ है, तो वहां उद्योग पनप रहे हैं, जिस वजह से वहां पर भी पॉपुलेशन है वो अब बढ़ती जा रही है। तीसरी, अगर प्रायद्वीपीय राज्यों की बात करें, समुद्र तटीय इन क्षेत्रों की बात करें, यानी इनके ऊपर वाला जो ये प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर परिवहन की अच्छी व्यवस्था है, यातायात की सुविधा अच्छी होने के कारण इस प्रायद्वीपीय राज्यों के अंदर भी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। जहां अब आप समझिए, इनको जोड़िएगा आपस में भी, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? वो जहां पर भौतिक कारकों की उपलब्धता अच्छी है, यानी भूमि विन्यास, जल उपलब्धता और जलवायु अच्छी है, वो है उत्तरी मैदान, तटीय मैदानी क्षेत्र। उत्तरी मैदान, अब आप नक्शे पर अगर समझे तो ये जो इलाका जो नदी घाटी क्षेत्र है, और तटीय मैदान ये इलाका हो गया समुद्र तटीय क्षेत्र, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हुई है। अब बात रहती है भी इस पहाड़ी इलाके में, दूसरा रेगिस्तानी इलाके में, और अंदर का जो प्रायद्वीपीय जो भाग है उनकी बात करें तो वहां पर आर्थिक कारकों की ग्रोथ हुई है, सिंचाई की सुविधाएं हुई है, खनिज मिलने लगे हैं, परिवहन की व्यवस्था अच्छी हुई है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर और इस रेगिस्तानी राजस्थान के अंदर भी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो आप समझ पा रहे हो भी किस इलाके में जनसंख्या का वितरण है वो कैसे निर्धारित होता है। या तो वहां का एनवायरमेंट ही अच्छा हो, एनवायरमेंट अच्छा नहीं हो तो वहां पर भौतिक सुविधाएं हैं, आर्थिक उन्नति है वो इतनी ज्यादा हो भी गांव के लोगों को वहां पर अट्रैक्ट किया जाए, वो वहां पर माइग्रेट होकर आ जाए, जिससे वहां पर जनसंख्या है वो बढ़ जाए। तो किसी भी स्टेट को अगर अपनी पॉपुलेशन में ग्रोथ करवानी है तो उसे आर्थिक रूप से डेवलप होना पड़ेगा, वहाँ उद्योग धंधे हैं वो उपलब्ध करवाने होंगे, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा करना होगा, जिससे लोग अपने आप वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और उस क्षेत्र की जनसंख्या में भी ग्रोथ होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे भी भारत में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, भी किस कौन से कारक है जो निर्धारित करते हैं भी यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। एक बार आप नक्शे के ऊपर फिर देख लीजिएगा, ये जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर,
जहां मोस्टली नदियां बहती हैं, ये इलाका हो गया, और प्लस ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तटवर्ती जो इलाका है, यहां पर पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। जब आप टॉप 10 स्टेट देखे हैं आपने, तो मोस्टली वही है जो या तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र के हैं या समुद्र तटीय इलाका है। उसके अलावा कौन से बच गए? जहां पर सुविधाएं बढ़ी है, चाहे जहां सिंचाई सुविधा बढ़ गई, जो बढ़ गई, या खनिज संसाधन मिल गए जहां पर, या जहां पर परिवहन का जाल विकसित हो गया, वहां पर भी अब जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आप आज की क्लास में अच्छे से जान पाए कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। बोर्ड परीक्षा में आपको 100% आज की इस क्लास से प्रश्न है वो जरूर मिलेगा। इसी प्रकार बने रहिएगा और जी जान से तैयारी कीजिएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायग्रामेटिक तरीके से। अगर आप इसको समझोगे तो बहुत जल्दी और लंबे टाइम तक आपको ये चीजें याद रहेगी। चलिएगा, अगले वीडियो क्लास में भारत के जनसंख्या घनत्व को लेकर फिर हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।